हर टॉप रैंक हंटर चाहता था कि मैं उसकी गिल्ड ज्वाइन करूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हंटर एसोसिएशन के सिलेक्शन एग्जाम में एक गरीब बेरोजगार टीनेजर की तरह नौकरी ढूंढने आया था। लेकिन मैंने सिर्फ अपने बेर फिस्ट्स का यूज करके हर अपोनेंट को एक ही वार में हरा दिया। यहाँ तक कि एकेडमी का टॉप जीनियस भी मेरे सामने सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक पाया, उससे पहले कि मैं उसे हवा में उड़ा देता। ये देखकर एग्जामिनर्स और बाकी पार्टिसिपेंट्स पूरी तरह शॉक्ड रह गए। आखिर में एक टॉप रैंक हंटर ने खुद मेरी स्किल्स टेस्ट करने का फैसला किया। उसके सामने भी मैं उसके अटैक्स झेलने में कामयाब रहा और उसे पीछे धकेल दिया। जब उसने आखिरकार लड़ाई खत्म करने का फैसला किया, तभी मैंने अपनी असली ताकत दिखाई। मेरी ब्लैक फ्लेम्स, एक रहस्यमयी पावर जो फटीग को निगल जाती है और मुझे लगभग एंडलेस स्टैमिना देती है। लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग बना कैसे? सच ये है कि मैं कभी एक दूसरी दुनिया में हीरो बनकर 20 साल तक मॉन्स्टर से लड़ चुका था। अनगिनत बैटल्स के बाद आखिरकार मैं अपने कंपेनियंस के साथ डीमन किंग का सामना करने पहुंचा, जो असल में सिर्फ डेड वेट थे। जब वो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, तब डीमन किंग का सामना अकेला मैं कर रहा था। हम दोनों बराबरी से भिड़ गए। डीमन किंग ने लगातार लाइटनिंग अटैक्स छोड़े और मुझसे कहा कि मैं उसके सामने झुक जाऊं और कहा कि वो अपनी इच्छा से एक किंगडम बनाएगा। लेकिन मेरे चेहरे पर डर की कोई झलक नहीं थी। हम दोनों लगातार एक दूसरे पर पावरफुल अटैक्स करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद मैं इससे थक गया और मैंने फैसला किया कि अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। मैंने अपने स्पीयर को अपनी स्किल पैराडॉक्स फ्लेम से पावर अप किया और बॉस पर वार कर दिया। उस टक्कर से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा और रास्ते में आने वाली जाइंट चट्टानों को भी तबाह करता चला गया। इसके बाद हम दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े और इतनी तेजी से लड़ने लगे कि वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग हमारे सामने छोटे बच्चों जैसे लग रहे थे। मैं मॉन्स्टर पर एक वार करने में कामयाब रहा, लेकिन उसने घमंड से कहा कि उस अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने उसे बताया कि उसकी यही एरोगेंस उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। मैंने अपने स्पीयर को फ्लेम से घेर लिया और उसकी बॉडी पर एक जोरदार कट लगा दिया। इस बार उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी है। उसने माना कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे काट गिराने वाला कोई मिलेगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी इस घटिया दुनिया का नहीं हूँ। शुरुआत में उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और उसे बकवास कहकर टाल दिया। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बॉडी इस जमीन में एब्जॉर्ब हो जाएगी और एक दिन वो फिर से रिसरेक्ट हो जाएगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसकी एग्जिस्टेंस मिटती जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या अब उसे अपनी हालत समझ आई। मैंने उसे बताया कि उसकी बॉडी को जलाने वाली ब्लैक फ्लेम मेरी अपनी एबिलिटी है, जिसका नाम मैंने पैराडॉक्स फ्लेम रखा है। आम आग ऑक्सीजन पर जलती है, लेकिन ये आग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जलाती है। मैंने उससे कहा कि शायद भविष्य में वो खुद को अनगिनत बार रिसरेक्ट कर सकता था, लेकिन ये फ्लेम ऐसा कभी होने नहीं देगी क्योंकि उसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही एरेज हो रही थी। बॉस मॉन्स्टर ने आखिरी बार मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर वो यहाँ मर भी गया, तब भी मुझे इस दुनिया को बचाने वाले हीरो के रूप में कभी याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को मैं अपना कंपेनियन कहता हूँ वो सिर्फ मेरे बैटल में मरने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे ये पहले से पता है। तभी सेंट ने बीच में बोलते हुए कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक मॉन्स्टर की बातें सुन रही है। मैंने सबसे पहले उसी से बात की। मैंने कहा कि वो इतने समय से मुझसे प्यार करने का दावा करती रही, जबकि सच ये था कि वो सिर्फ इसलिए मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैं इस दुनिया का नहीं था। उसका हर सेडक्शन पहले से सोचा समझा प्लान था, ताकि जब मुझे खत्म करने का समय आए तब मेरे लिए उसके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाए। ये सुनकर वो हैरान रह गई क्योंकि मेरी बात बिल्कुल सही थी। मैंने आगे कहा कि मेज और नाइट भी उससे अलग नहीं थे। नाइट को मुझे मारने के बदले एम्परर पहले ही एक नेशनल ट्रेजर दे चुका था, क्योंकि एम्परर को डर था कि कहीं मैं उसकी थ्रोन पर कब्जा न कर लूं। वही मेज मुझसे इसलिए नफरत करता था क्योंकि मैं स्लेवरी सिस्टम का विरोध करता था, जबकि वो खुद इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करने का दीवाना था। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सारी बातें पिछले 5 सालों से पता थी। ये सुनकर मॉन्स्टर भी हैरान रह गया और उसने पूछा कि अगर मेरे पास इतनी पावर थी तो मैंने खुद दुनिया पर राज क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहता था। 20 साल पहले 2005 में मैं अर्थ पर रहने वाला एक साधारण 20 साल का ऑफिस वर्कर था। तभी एक गॉडेस मुझे इस दुनिया में ले आई। उसने कहा कि मुझे इस दुनिया को बचाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। यहाँ पहुँचते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे कैसी नर्क जैसी दुनिया में फेंक दिया गया है। मैंने अर्थ वापस लौटने का हर तरीका ढूंढा, लेकिन गॉडेस ने साफ कर दिया कि सिर्फ एक ही रास्ता है। इसलिए मैंने लड़ने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ये दुनिया मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा टूटी हुई थी। एक बार मैंने बैटलफील्ड से एक बच्चे को बचाया, लेकिन गांव की रक्षा कर रहे सोल्जर्स ने उसे गांव में आने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा उसे मरने दो क्योंकि वो वैसे भी मौत के करीब है। ये ऐसी दुनिया थी जहां घायल लोगों को बचाने के बजाय उन्हें छोड़ दिया जाता था। उनकी मेडिसिन
और हाइजीन की हालत इसे और भी बदतर बना देती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने सिर्फ एक साधारण इन्फेक्शन की वजह से एक सोल्जर की टांग काट दी। किसी तरह मैं उस बच्चे को गांव के अंदर ले आया, लेकिन वहाँ एक नई समस्या मेरा इंतजार कर रही थी। रिलीजियस फैनेटिक्स। गांव के धार्मिक नेताओं ने फैसला किया कि वो बच्चा सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उसके अंदर कोई डीमन आ गया है। उन्होंने कहा कि उसके अंदर से डीमन निकालने के लिए उसे जिंदा जला देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से एक्सर्सिज्म कर रहे थे। उनके लिए एक बच्चे को लकड़ियों की तरह जला देना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बावजूद मैं अगले 20 साल तक जिंदा रहा और अब मैंने आखिरकार मॉन्स्टर को हरा दिया था और इस दुनिया को बचा लिया था। साइंटिस्ट ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उसे खुशी है कि अब मुझे समझ आ गया है कि वो लोग मुझे जिंदा क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं उसकी तरफ मुड़ा और उससे कहा कि मैं इस दुनिया से कितनी नफरत करता हूँ। उसी पल उसे भी समझ आ गया कि मुझसे लड़ने की उसकी कोई औकात नहीं है। उसे एहसास हो गया कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को काबू करने के लिए एक और मॉन्स्टर तैयार कर दिया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और गॉडेस से चिल्लाकर कहा कि वो अपना वादा पूरा करे, क्योंकि मैंने ठीक वही किया है जो उसने मुझसे कहा था। मैंने इस दुनिया को बचा लिया है। तभी आसमान फट गया और गॉडेस मेरे सामने प्रकट हुई। उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि मैंने इतना सब कुछ सह लिया, लेकिन मुझे उसकी तारीफ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उसे उसका वादा याद दिलाया कि वो मुझे मेरे घर वापस भेजे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं सच में इस दुनिया से इतनी नफरत करता हूँ, जबकि मैंने यहाँ सब कुछ हासिल किया है, यहाँ तक कि इतनी पावर भी कि मैं उसे भी चुनौती दे सकता हूँ। उसने कहा कि अगर मैं अर्थ लौट गया तो हीरो के रूप में जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वो सब छोड़ना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि बहाने बनाना बंद करे, क्योंकि मुझे पता था कि वो भी उतना ही चाहती थी कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं जितना मैं खुद जाना चाहता था। उसने ये बात मान ली और कहा कि इस दुनिया को अब मेरे जैसे मॉन्स्टर की जरूरत नहीं है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे सच में इसका कोई पछतावा नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि मैं सिर्फ अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से पूरी तरह तंग आ चुका था, जिसने मुझे नरक जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद गॉडेस ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। एक तेज सुनहरी रोशनी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। गॉडेस ने बताया कि अर्थ पर मेरी ओरिजिनल बॉडी बहुत पहले ही मर चुकी थी, इसलिए वो मेरी सोल को एक नई बॉडी में भेजने वाली थी। मैंने उससे पूछा कि वो बॉडी आखिर किसकी होगी। उसने कहा कि वो सब कुछ नहीं बता सकती, बस इतना कि वो बॉडी एक बेहद दुखद अंत के लिए तय की गई थी। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं अर्थ वापस पहुंच रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि उस नरक जैसी दुनिया में जिन हालात का मैंने सामना किया था, उनके बाद अर्थ पर मैं किसी भी हालत में आसानी से जी सकता हूँ। जब मैंने आंखें खोली तो मैं साल 2025 में एक नई बॉडी के अंदर था। मैंने चोनोक नाम के एक आम सिविलियन की बॉडी अपने अंदर ले ली थी। मैं बिस्तर से उठा और राहत की सांस ली, क्योंकि अब मुझे उन गद्दारों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो मुझे मारना चाहते थे। तभी कमरे में रखे एक मिरर पर मेरी नजर पड़ी। मैं उसके सामने गया और अपना नया चेहरा देखने लगा। उसी पल मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं अर्थ पर वापस आ चुका हूँ। मैंने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई और वहाँ मेरे लिए साफ पानी रखा हुआ था। उस दुनिया के उलट, जहाँ सिर्फ आग जलाने के लिए भी पागलों की तरह लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, यहाँ हर चीज कितनी आसान थी। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे चिकन के एक बॉक्स पर पड़ी। मैंने बिना एक पल गवाए उसे उठा लिया और पहला निवाला खाते ही मैं जैसे पागल हो गया। खुशी के आंसू अपने आप मेरी आंखों से निकलने लगे, क्योंकि इतने सालों के नरक के बाद मैं आखिरकार फिर से असली खाना खा रहा था। मैं अपनी वापसी की खुशी में इतना खो गया कि मुझे सड़क के बीचों बीच दिखाई देने वाली चमकदार लाल रोशनी का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। मुझे समझ आया कि अर्थ और वो दूसरी दुनिया जहाँ मुझे भेजा गया था, दोनों में समय एक ही तरह आगे बढ़ा था। लेकिन इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अर्थ चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं यकीन से कह सकता था कि वो उस नरक जैसी दुनिया से बदतर कभी नहीं हो सकती जहाँ से मैं अभी अभी लौटा था। मैं बाथरूम में गया और लंबे समय बाद एक सही शावर का आनंद लेने लगा। साफ था कि अब मुझे इस दुनिया के बदल चुके हालात की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे भरोसा था कि अब आखिरकार एक अच्छी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। तभी मेरी खिड़की के बाहर एक भूत जैसा चेहरा दिखाई दिया। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। अर्थ पर ऐसी चीज कैसे हो सकती थी? तभी पीछे से एक ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया, जिसमें सभी रेजिडेंट्स को सूचना दी जा रही थी कि अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में एक कोरोजन रिफ्ट खुल गया है और सभी लोगों को तुरंत अंडरग्राउंड शेल्टर में पहुंचने का आदेश दिया गया। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोरोजन रिफ्ट आखिर होता क्या है। तभी कई ह्यूमैनॉइड मॉन्स्टर्स दिखाई दिए, बिल्कुल उसी तरह के मॉन्स्टर्स जिन्हें मैं दूसरी दुनिया में देख चुका था। अगले ही पल खिड़की का कांच टूट गया और वो मेरी तरफ दौड़ पड़े। मैं तुरंत मुड़ा और भागने लगा। ये अर्थ बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मुझे याद थी। मुझे पहले ये समझना था कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। मैं खिड़की के बाहर किनारे किनारे फिसलता हुआ मॉन्स्टर्स के झुंड से बच गया। जब वो आगे निकल गए तब मैं
वापस अंदर चढ़ा और नीचे कूद गया। मैंने ब्रॉडकास्ट की बात मानते हुए अंडरग्राउंड शेल्टर की तरफ जाने का फैसला किया। उसी समय मुझे आगे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। मैं उसे पकड़कर अपने साथ भागने लगा, लेकिन उसने कहा कि वो उन मॉन्स्टर्स को मारने वाला है और फिर मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उसके साथ चलूंगा। एक पल के लिए मैं समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहा है। क्या आजकल के बच्चे सच में इतने लापरवाह हो गए हैं? उसी बच्चे से मुझे पता चला कि अर्थ पिछले पूरे 13 सालों से ऐसी ही बन चुकी है। ये कोरोजन रिफ्ट वही जगह होती है जहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और किसी को भी नहीं पता कि ये कैसे बनती है या अगली बार कब खुलेंगी। उसकी बातें सुनकर मेरे सीने पर जैसे भारी बोझ आ गया। मैंने 20 साल सिर्फ अर्थ लौटने के लिए लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वापस आकर देखा तो अर्थ खुद एक नया नरक बन चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि इस समय सबसे पावरफुल हंटर कौन है। उसने बिना सोचे तुरंत एक नाम बताया, ली सून। वो नासिक्स गिल्ड की मेंबर थी, अर्थ की टॉप 10 गिल्ड्स में शामिल थी और एक ग्रेट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती थी। इस दुनिया में पावरफुल हंटर्स की कोई कमी नहीं थी, फिर भी आम लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालकर मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। मुझे अभी भी ये सब सच नहीं लग रहा था। तभी मैंने अचानक बच्चे का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और धीरे से उसे चुप रहने का इशारा किया। मॉन्स्टर्स हमारी तरफ आ रहे थे। मैंने ध्यान से महसूस किया और गिनती की। सामने 5 मॉन्स्टर्स थे, लेकिन मुझे पहले से पता था कि छठा मॉन्स्टर कहीं नजरों से छिपा हुआ था। मेरी ये नई बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, इसलिए सिर्फ उन 5 मॉन्स्टर्स को संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। असली परेशानी उस बच्चे को सुरक्षित रखना था। उसे छोड़कर भागना भी मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था। मैं यही सोच रहा था कि तभी हवा में मुझे एक जाना पहचाना सा मैजिक महसूस हुआ। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ये दुनिया भी उसी सिस्टम पर चल रही थी जिस पर वो दूसरी दुनिया चलती थी। अगले ही पल सामने खड़े मॉन्स्टर्स में से एक अचानक आग की लपटों में घिर गया। वो मेरा अटैक था। मैंने पिछले 80 सालों में जमा किया हुआ सारा मैजिक पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन जब तक हवा में मैजिक मौजूद था मैं उसे फिर से इकट्ठा कर सकता था। इसका मतलब था कि मेरी सोल पर ब्लैक पैराडॉक्स फ्लेम अब भी मेरे साथ थी। इसकी फायर पावर पहले जितनी नहीं थी, लेकिन इन कुछ मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए ये काफी थी। ये सब देखकर बच्चे की आंखों में मेरे लिए रिस्पेक्ट भर गई। उसने कहा कि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास भी कोई यूनिक स्किल होगी। इतना कहते ही वो बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। हमारा मेन टारगेट अभी मरा भी नहीं था, तो आखिर ये लड़का किस भरोसे उन पर हमला करने जा रहा था। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही सभी मॉन्स्टर्स ने तुरंत उसे अपना निशाना बना लिया। वो डर के मारे वही कांपने लगा, लेकिन उससे पहले कि कुछ होता मैंने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि जमीन पर पड़ी हुई लकड़ी मुझे पकड़ा दे, मुझे एक वेपन चाहिए था। अगले ही पल 3 मॉन्स्टर्स पूरी रफ्तार से मेरी तरफ झपटे। जैसे ही मेरे हाथ में वो लकड़ी आई मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैंने उसे इतनी तेजी से घुमाया कि हवा को चीरती हुई एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंज उठी और तीनों मॉन्स्टर्स कमर से 2 हिस्सों में कटकर वही गिर पड़े। ये देखकर बच्चा पूरी तरह सन्न रह गया। उसी पल उसने तय कर लिया कि मैं जरूर कोई हिडन हंटर हूँ। जिस शांत जिंदगी को पाने के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया था, वो दोबारा मेरी आंखों के सामने बैटलफील्ड बनती जा रही थी। चेहरे पर गहरी उदासी लिए मैं उस बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड शेल्टर के अंदर पहुंच गया। उसकी माँ ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लिया और बार बार मेरा शुक्रिया अदा करने लगी कि मैंने उसके बेटे की जान बचाई। उसके कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि वो काफी अमीर थी। तभी मुझे समझ आ गया, तो ये लड़का किसी अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ यंग मास्टर था। तभी तो थोड़ी देर पहले इतनी बेवकूफी कर रहा था। तभी अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में एक मॉन्स्टर ने मेन डोर को तोड़ दिया और जबरदस्ती अंदर घुस आया, लेकिन मैं अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। वो लड़का मेरी तरफ मुड़ा और जोर से चिल्लाकर बोला कि भागो, क्योंकि इस मॉन्स्टर को मैं भी नहीं हरा पाऊंगा। फिर भी मैं नहीं हिला। मुझे लगा था कि मैं उसी अर्थ पर वापस आया हूँ जिसे मैं पहले जानता था, लेकिन अब साफ हो गया था कि ये दुनिया भी उस दुनिया से ज्यादा अलग नहीं थी जिसे मैं पीछे छोड़कर आया था। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है तो हंटर बनने की क्या जरूरत है? कहीं सुरक्षित जगह छिपकर आराम से जिंदगी बिताना ज्यादा सही नहीं होगा? उसने बताया कि उसके पिता को एक मॉन्स्टर ने मार दिया था। उस दिन उसका पूरा परिवार भी ऐसे ही एक शेल्टर में छिपा हुआ था। उसी दिन उसे समझ आ गया था कि अर्थ पर अब कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं बची है। तभी उसने खुद से वादा किया कि वो हंटर बनेगा, सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर जो हर कोरोजन रिफ्ट को खत्म करेगा और इस दुनिया को बचाएगा। उसने कहा, शायद आपको मेरी बात बेवकूफी लगे, लेकिन उसके बाद पूरी करने से पहले ही मैंने उसे रोक दिया। मैंने उससे कहा कि एक दिन वो सच में बहुत बड़ा हंटर बनेगा, लेकिन इस दुनिया को बचाने वाला वो नहीं होगा। उसके
उसकी माँ घबराकर उसे पकड़ने लगी और उससे भागने की भीख मांगने लगी। तभी हमारे पीछे एक और जोरदार धमाका हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही मॉन्स्टर जिससे सब डर रहे थे एक हाथ के वार से मरा हुआ जमीन पर पड़ा था। मैंने उससे कहा, इस दुनिया को बचाना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। ऐसी लड़ाइयों का मुझे पहले से ही काफी एक्सपीरियंस था। सब कुछ शांत होने के बाद और उस लड़के से दुनिया को बचाने का वादा करने के बाद मैं सीधा अपने अपार्टमेंट वापस चला गया। वहाँ जाकर मैं वीडियो गेम्स खेलने लगा और जंक फूड खाने लगा। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि मैं दुनिया को बचाऊंगा, लेकिन अच्छा खाना और गेम्स मिलते ही मेरा वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गायब होने लगा। सच कहूँ तो मेरे अंदर कोई खास मोटिवेशन बचा ही नहीं था। वैसे भी मुझे लगा कि दुनिया में पहले से इतने हंटर्स हैं जो दिन रात यही काम कर रहे हैं। मैंने अपना फोन उठाया ताकि और जंक फूड ऑर्डर कर सकूं, लेकिन तभी मुझे असली समस्या याद आ गई। मेरे पास जो टर्मिनेशन पे थी वो पूरी खत्म हो चुकी थी। मुझे पता चला कि इस बॉडी का असली मालिक एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम करता था, लेकिन कोरोजन रिफ्ट की वजह से कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। तभी मुझे समझ आया कि मैं पूरी तरह कंगाल हूँ और मुझे किसी भी हालत में नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मैं पहले भी कई जगह जॉब ढूंढ चुका था, लेकिन कोरोजन रिफ्ट की वजह से लगातार कंपनीज बंद हो रही थी, इसलिए नॉर्मल जॉब्स मिलना लगभग नामुमकिन था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, हंटर रिक्रूटमेंट। मैंने सोचा कि जो कुछ मैं पहले झेल चुका हूं, उसके बाद इस काम का एक्सपीरियंस तो मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मैं सीधा हंटर एसोसिएशन पहुंच गया। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग उसी मकसद से आए हुए थे। तभी मैंने दो लड़कों को बात करते सुना। वो कह रहे थे कि आजकल सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ नाम का रह गया है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज सिर्फ अपनी यूनिक स्किल दिखाना है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी एक लेजेंडरी हंटर वहां पहुंच गई और पूरा हॉल हंगामे से भर गया। सभी कैंडिडेट्स उसे देखकर एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो कोरोजन रिफ्ट से निपटने गई हुई है और आज यहाँ नहीं आएगी। सबको लगा कि जनाबे स्क्वाड ने उसे खुद नए टैलेंट ढूंढने के लिए भेजा है। अब सभी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर वो किस कैंडिडेट के लिए आई है। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो हंसो नाम की कैंडिडेट को देखने आई है, जो एकेडमी ग्रेजुएट थी और उसके पास इलेक्ट्रोकिनेसिस की अवेकेंड एबिलिटी थी। हंटर ने उसकी फाइल देखते हुए मजाक में पूछा, तो क्या तुम अपनी पावर से बैटरीज भी चार्ज कर सकती हो? तभी उसके असिस्टेंट ने तुरंत कहा कि वो कोई पावर जनरेटर नहीं बल्कि हंटर है। उसने ये भी बताया कि सुना है हस्सो सच में काफी टैलेंटेड है और फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। तभी दूसरी असिस्टेंट ने कहा कि कोरोजन रिफ्ट के अंदर होने वाली असली लड़ाई एकेडमी की ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होती है। एकेडमी के कई टॉप स्टूडेंट्स असली बैटल में अपना टैलेंट दिखा ही नहीं पाते। हंटर ने उसकी बात की तारीफ की और उसे कैंडी देकर रिवॉर्ड किया। वो सबसे अच्छी तरह जानती थी कि प्रैक्टिस और असली लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। एकेडमी के स्टूडेंट्स ने हमेशा सुरक्षित माहौल में ट्रेनिंग की थी, इसलिए उन्हें असली बैटलफील्ड में खुद को ढालने में काफी समय लगता है। कुछ देर बाद होस्ट स्टेज पर आया और उसने सभी का अरीना में स्वागत किया। उसने बताया कि पहला मैच शुरू होने वाला है और उम्मीद जताई कि हस्सो इतना अच्छा परफॉर्म करेगी कि हंटर उस पर ध्यान दे। इसके बाद उसने पहले कैंडिडेट के बारे में एक अलग बात बताई। वो हंटर एकेडमी का स्टूडेंट नहीं बल्कि एक आम सिविलियन था। होस्ट खुद सोच रहा था कि आखिर इतनी हिम्मत लेकर कोई सिविलियन स्टेज तक कैसे पहुंच गया। फिर उसने मेरा नाम पुकारा और मेरा इंट्रोडक्शन पूरे क्राउड के सामने कराया। मेरा अपोनेंट भी सामने आकर खड़ा हो गया। होस्ट ने रूल समझाए कि एसोसिएशन की तरफ से दिए गए वेपन्स के अलावा कोई पर्सनल वेपन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और किसी को जान से मारने वाली चोट पहुंचाना मना है। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ दुनिया को बचाना था, लेकिन साथ ही अच्छा खाना खाना और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना भी था। मेरी नजर में इस टूर्नामेंट में अच्छा रिजल्ट लाना उसी तरफ पहला कदम था। जैसे ही सब तैयार हुआ, रेफरी ने मैच शुरू होने का इशारा कर दिया। मेरे अपोनेंट ने अपने स्पीयर में आग लगा दी और शुरू होते ही मेरा मजाक उड़ाने लगा। उसने मुझे ट्रैश बैग कहा और बोला कि मुझे मना इकट्ठा करना तक नहीं आता। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं था और वो पहले से ही कहने लगा कि मुझे इज्जत के साथ उससे हार मान लेनी चाहिए। वो मेरी तरफ दौड़ पड़ा और खुद को हंटर एकेडमी का अनडिफीटेड स्पीयर मास्टर बताने लगा, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसकी आंखों से मैं गायब हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैं उसके बिल्कुल बगल में पहुंच चुका था। मैंने सीधा उसके पेट में पंच मारा, फिर उसी मोमेंटम में एक अपर कट लगाया। वो दर्द से दोहरा होकर घुटनों के बल गिर पड़ा और उसके कुछ दांत भी टूटकर
बाहर गिर गए। मुझे खुद थोड़ा हैरानी हुई कि वो इतनी आसानी से हार गया, क्योंकि मैं पूरी लड़ाई में अपनी ताकत दबाकर लड़ रहा था। मैं उसे सच में चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे लगा शायद वो अभी बिगिनर होगा। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि आज के हंटर सच में इतने कमजोर हो सकते हैं। स्टैंड्स में बैठी लेजेंडरी हंटर ये सब देख रही थी और पूरी तरह हैरान रह गई। उसने तुरंत अपना टैबलेट निकाला और मेरे बारे में बैकग्राउंड चेक शुरू कर दिया। उसे जो जानकारी मिली उसमें मैं सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स वर्कर था। तभी उसकी एक असिस्टेंट ने कहा कि शायद मेरी जीत सिर्फ किस्मत की वजह से हुई होगी। हंटर ने जवाब में उसे अपनी बेकार कैंडी पकड़ा दी, जो उसके चुप रहने का तरीका था। उसने साफ कहा कि उसे पूरा यकीन है कि मैं जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा हूँ और मैंने लड़ाई के दौरान मना तक इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की। अरीना में वापस आते ही मैंने फैसला कर लिया कि अब इस मैच को यही खत्म करना है। मैं धीरे धीरे अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ा। मुझे अपनी तरफ आते देख उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि उसे मारूंगा नहीं, लेकिन हल्का हाथ रखने के बावजूद मेरा सिर्फ एक पंच ही उसे बेहोश करने के लिए काफी था। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद सभी ऑफिशियल्स हैरान रह गए। वही लेजेंडरी हंटर ने भी समझ लिया कि बाकी गिल्ड्स अब मेरे ऊपर नजर रखने लगी है और जल्दी ही मुझे अपनी गिल्ड में लेने की कोशिश करेंगी। लेकिन उसने फैसला किया कि वो किसी और से पहले खुद मेरी ताकत अपनी आंखों से देखेगी। वो अपनी सीट से उठी और जब उसके साथियों ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि उसे एसोसिएशन प्रेसिडेंट से मिलना है। टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया और मेरे सामने जो भी अपोनेंट आया मैं उसे आसानी से हराता चला गया। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया उतनी ही निराशा होने लगी, क्योंकि ये नए हंटर्स मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर निकले। मुझे किसी भी मैच में वेपन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सिर्फ अपने बेयर फिस्ट से सबको हराता गया। हंटर एकेडमी में आखिर उन्हें क्या सिखाया जा रहा था, ये सोचकर भी हैरानी हो रही थी, क्योंकि अभी तक मुझे एक भी ऐसा फाइटर नहीं मिला था जिसे मैं सच में काबिल कह सकूं। आखिरकार मैं फाइनल राउंड तक पहुंच गया, जहां मेरा मुकाबला हस 100 से होने वाला था। अरीना में बैठे सभी लोगों को पूरा भरोसा था कि वही मेरी जीत का सिलसिला रोक पाएगी। जैसे ही हस 100 स्टेज पर आई, मैंने उससे कहा कि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ आए हैं उनमें सबसे ज्यादा मना उसी ने इकट्ठा किया है। लेकिन उसने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि मैं अब तक सिर्फ किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचा हूँ और अब मेरी किस्मत खत्म होने वाली है। उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली और कहा कि उसे पहले ही समझ आ गया है कि मेरे पास कोई यूनिक स्किल नहीं है। फिर भी उसने साफ कहा कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी रहम नहीं करेगी। मैंने उसका शुक्रिया कहा। जहाँ तक मेरी असली स्किल की बात थी, उसे मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं रखता था। उसने गहरी सांस ली, अपना मना इकट्ठा किया और पूरी ताकत के साथ मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। अगले ही पल वो बिजली जैसी स्पीड से मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसका अटैक आने वाला था, मैं सीधा हवा में उछल गया और उसका वार आसानी से डॉज कर लिया। ये देखकर वो खुद हैरान रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि किसी ने लाइटनिंग जैसी स्पीड वाले अटैक को सिर्फ एक छलांग लगाकर कैसे बचा लिया। सच कहूँ तो उसकी टेक्निक देखकर मैं भी थोड़ा इम्प्रेस्ड हुआ। उसने अपनी ब्लेड और उसके हैंडल दोनों में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया था, जिससे दोनों मैग्नेटाइज हो गए थे। इससे उसकी स्वॉर्ड ड्रॉ करने की स्पीड और भी बढ़ गई थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि अभी तक जितने भी अपोनेंट्स मेरे सामने आए उनमें वो सबसे अच्छी थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ स्पीड बढ़ाने पर था। अटैक को और तेज बनाने के चक्कर में उसने हवा में ही एक मैग्नेटिक रेल बना दी थी, जो साफ दिखाई दे रही थी। अटैक चाहे कितना भी तेज या पावरफुल क्यों न हो, अगर उसका रास्ता सामने साफ दिख रहा हो तो कोई भी इंसान खुद जाकर उसके सामने नहीं खड़ा होगा। लेकिन उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये सब सिर्फ किस्मत थी और मुझे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने उसका अगला अटैक भी आराम से डॉज कर लिया और उससे पूछा, क्या तुम सच में मुझ पर उससे भी धीमा हमला करने वाली हो, जिसे मैं पहले ही डॉज कर चुका हूँ? मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा सीरियस हो गई। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की कि उसके पैरों के नीचे की जमीन तक टूट गई। तभी मुझे समझ आया कि वो अपनी लिमिट से भी आगे जा रही है। अगर वो ऐसे ही लड़ती रही तो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा देगी। इसलिए मैंने वही लड़ाई खत्म करने का फैसला कर लिया। मैंने मजाक में उससे कहा, अगर मेरे अगले अटैक से दर्द हो तो अपना बायां हाथ उठा देना। उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं उसके सामने पहुंच चुका था। मैंने सीधा उसके पेट में पंच मारा, जिससे उसके पूरे शरीर के अंदर जोरदार झटका लगा। वो अभी संभल भी नहीं पाई थी कि मैंने दूसरा पंच मार दिया और वो हवा में उड़ती हुई दूर जाकर गिर गई। पूरा अरीना एकदम शांत हो गया। किसी ने भी ना ही सोचा था कि एकेडमी की टॉप स्टूडेंट इतनी आसानी से हार जाएगी। मैं स्टेज से नीचे उतरने लगा, तभी मेरी नजर उसके बाएं हाथ पर गई। उसने सच में अपना बायां हाथ उठा रखा था। मुझे अपना वही
मजाक याद आ गया और एक पल के लिए मैं खुद भी हैरान रह गया कि उसने सच में मेरी बात मान ली। मैं अभी स्टेज से नीचे उतर ही रहा था कि रेफरी को अचानक एक जरूरी सूचना मिली। उसने तुरंत मैच रोक दिया और बताया कि शेड्यूल में बदलाव किया गया है। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर आराम करूं। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि मैच तो पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन अगले ही पल उसने जो बताया उसे सुनकर पूरा अरीना चौंक गया। मेरा अगला मुकाबला एक एक्टिव हंटर के साथ रखा गया था। जैसे ही मॉनिटर पर उस हंटर का नाम दिखाई दिया, पूरा क्राउड जोर जोर से चिल्लाने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर उसे मेरे सामने भेजा गया है तो वो जरूर बहुत स्ट्रांग होगी। कुछ ही देर बाद वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड लेकर स्टेज पर आ गई। उसने बिना घुमाए फिराए कहा कि मेरी असली ताकत जानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है खुद मुझसे लड़ना। उसने अपना नाम बताया, अपनी गिल्ड का नाम बताया और मुझसे एक प्रॉपर मैच की रिक्वेस्ट की। साथ ही उसने ये भी साफ कर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो इस मैच को मना भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये सब बहुत अचानक हो रहा था। जब मैंने उसे पास से देखा तभी मुझे समझ आया कि वो दुनिया की टॉप 10 हंटर्स में क्यों गिनी जाती है। सिर्फ उसका खड़ा होने का तरीका और उसका शांत चेहरा ही बता रहा था कि वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है। मुझे पता था कि मेरी ये नई बॉडी उसके सामने मुश्किल में पड़ सकती है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने बिना एक पल गवाए उसकी चैलेंज स्वीकार कर ली। मैंने कहा कि हम अभी इसी वक्त शुरू कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर रेफरी भी हैरान रह गया। मैंने उसे बताया कि अभी तक मेरी स्टैमिना ज्यादा खर्च नहीं हुई है, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। वैसे भी इस टूर्नामेंट से मुझे जितना अच्छा रिजल्ट मिल सकता था उसके लिए उससे लड़ना सबसे अच्छा मौका था। मैंने अपना स्पीयर उठाया और सोचा कि देखते हैं इस लड़ाई के बाद मेरी कीमत कितनी बढ़ती है। जैसे ही हमारी लड़ाई शुरू हुई, पूरा ऑडियंस खामोश हो गया। यहाँ तक कि रेफरी भी पसीने में भीग गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी तेज लड़ाई की कमेंट्री कैसे करे। मैंने लियोन के एक और अटैक को रोक लिया, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर पहले जैसी आसानी नहीं थी। अब मुझे साफ समझ आ गया था, ये औरत सच में बहुत स्ट्रांग थी। इतनी स्ट्रांग कि वो मुझसे ज्यादा पीछे नहीं थी। उसके लगातार अटैक्स का दबाव बढ़ता जा रहा था। उससे निकलने के लिए मैंने अपने स्पीयर को हथेली में घुमाया और पूरी ताकत लगाकर उसके अटैक को पीछे धकेल दिया। लेकिन शुरुआत के मुकाबले अब मेरी स्पीड साफ तौर पर कम हो चुकी थी और पहली बार मेरे चेहरे पर थकान दिखाई देने लगी। वो बिल्कुल शांत अंदाज में मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुमने अच्छा किया। मुझे लगा था तुम ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट टिकोगे, लेकिन तुम 30 मिनट तक लड़ते रहे। इतना कहकर उसकी स्पीड एक बार फिर अचानक बढ़ गई और वो दोबारा मेरी तरफ टूट पड़ी। उसने कहा कि अब जब मैं थक चुका हूँ तो वो मेरे लिए लड़ाई आसान बना देगी। मैंने अपने स्पीयर को और कसकर पकड़ लिया। मेरे पास पहले से जमा किया हुआ मैजिक बिल्कुल नहीं बचा था और हवा में भी बहुत कम मैजिक था। मैं उस मूव का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही मैंने उसे एक्टिवेट किया, उसने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद उसने बिना जरा भी रुके अपना वेपन पूरी ताकत के साथ मेरी तरफ चला दिया। मैं उस अटैक को किसी तरह डॉज करके तुरंत पीछे हट गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी दिखाई देने लगी। उसे पता था कि उस अटैक में इतनी ताकत थी कि मेरे लिए उससे बच निकलना नामुमकिन होना चाहिए था। वो शक भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोली, तुम क्या छिपा रहे हो? तुम्हारी बॉडी पर आखिर क्या है? मैंने जवाब दिया, पैराडॉक्स फ्लेम। ये मेरी खास ताकत है और पिछली जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा इसी पावर पर भरोसा था। उसने देखा कि मेरे कपड़ों पर एक भी निशान नहीं था। तभी उसे समझ आ गया कि कुछ तो अलग है। ये ब्लैक फ्लेम्स किसी चीज को जलाती नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को फ्यूल की तरह जलाती है। लेकिन अभी मेरी करंट आउटपुट इतनी ही थी कि मैं सिर्फ फटीग जैसी चीजों को जला सकता था। मैं उसकी तरफ दौड़ा और उसे तुरंत महसूस हुआ कि मेरी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगले ही पल उसने ये भी देख लिया कि मैं बहुत कम समय में फिर से रिकवर हो रहा हूँ। हम दोनों आमने सामने टकराए। मेरा मना कंसंट्रेशन बार बार बदल रहा था, जिससे उसे और भी शक होने लगा। जैसे आम आग जलते समय हीट छोड़ती है, वैसे ही मेरी पैराडॉक्स फ्लेम मना छोड़ती है। मैं मना का यूज करके पैराडॉक्स फ्लेम को जलाता हूँ और फिर पैराडॉक्स फ्लेम मेरी फटीग को जलाकर और मना बना देती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल था। दूसरे शब्दों में यही मेरी सबसे बड़ी खासियत थी। उसने एक बहुत पावरफुल अटैक किया जिससे चारों तरफ मलबा उड़ गया। पूरा बैटलफील्ड धुएं से भर गया, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उसी धुएं के अंदर बिना किसी चोट के खड़ा रहा। मैंने उससे कहा, मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। अब ये लड़ाई पूरी तरह स्टैमिना की लड़ाई बन चुकी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ऐसे लड़के पसंद हैं जो हार मानना नहीं जानते? उसने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी पावर की भी एक लिमिट थी। जैसे ही पैराडॉक्स फ्लेम ने अपना पूरा फ्यूल खत्म कर दिया, वो अपने आप गायब हो गई। उसने समय देखा, 4 घंटे 17 मिनट। हम दोनों इतने समय से लगातार लड़ रहे थे। वो मेरी तरफ देखने लगी जैसे पूछ रही हो कि क्या मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं। इसके साथ ही अनाउंस
अनाउंसर ने उसे विनर घोषित कर दिया। फिर उसने एक लॉलीपॉप निकाली। ये देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए। उसने मुझे वो लॉलीपॉप और अपना बिजनेस कार्ड दिया। कार्ड देखकर मुझे पता चला कि वो जनाबे LLC की टीम 3 पार्टनर हंटर थी। उसने कहा, बाद में बात करेंगे, मुझे कॉल करना। मैच खत्म होने के बाद अनाउंसर आगे आया और उसने हंटर सिलेक्शन एग्जाम के खत्म होने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया। सीन बदल गया। मैं उसके दिए हुए लॉलीपॉप को चबाते हुए अपने सामने रखे स्मार्टफोन को खाली नजरों से देख रहा था। मेरे समय में पहचान साबित करने के लिए हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स का यूज होता था, लेकिन ये फोन अकेला ही आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता था, सेकंड हैंड इक्विपमेंट ट्रेडिंग ऐप चला सकता था और कॉल्स व मैसेजेस भी संभाल सकता था। तभी एक हटा कटा आदमी मेरे पास आया। उसने कहा कि मैं कैमरा से भी ज्यादा अच्छा सामने दिखता हूँ। फिर उसने मुझे एक बिजनेस कार्ड दिया। उस पर ग्रैंड प्योरिटी LLC लिखा था। उसका नाम यू सैन हयान था। उसने बिना समय गवाए सीधी बात की। वो चाहता था कि मैं उसकी टीम में शामिल हो जाऊं। उसने कहा कि अगर मैं उसके साथ एक्सपीरियंस हासिल करूं तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो झूठ बोल रहा है। उसी समय मुझे लियोन की बात याद आई कि आराम करने के बाद मुझे उसे कॉल करना है, इसलिए मैंने उसका कार्ड रख लिया और कहा कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए क्योंकि मुझे कहीं और जाना था। ये सुनकर वो हंस पड़ा और बोला, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अभी इसी वक्त तुमसे जवाब निकलवाऊंगा? एक पल के लिए मुझे लगा कि उसकी बात सही है। उसने कहा कि मैं आराम से सोचूं क्योंकि उसे भरोसा है कि मैं सही फैसला लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और मैं वही खड़ा रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सीधी बात करेगा, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं सिर्फ ग्रैंड प्योरिटी में शामिल नहीं होऊंगा, बल्कि अब उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। करीब 10 मिनट बाद मैंने ली सून को कॉल किया और पूछा कि वो कहाँ है। उसने मुझे एक एड्रेस भेजा, हंटर एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी शॉप, और कहा कि मैं सीधे ऊपर आ जाऊं। जैसे ही क्लर्क ने मुझे देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरी आने की आवाज सुनते ही ली सून मेरी तरफ मुड़ी और आराम से हाथ हिलाकर मुझे बुलाया। उसे शायद इतनी जल्दी मेरे आने की उम्मीद नहीं थी। उसने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि एक बहुत बड़ा आदमी मुझे अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने आया था। उसने तुरंत कहा कि वो जरूर यान हायन होगा जो ग्रैंड प्योरिटी से है। उसने ये भी कहा कि जब उसने खुद मुझे रिक्रूट करने का फैसला कर लिया है, तब तक कोई दूसरी गिल्ड मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करेगी। मैं हल्का सा हंसा और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उसकी अपनी गिल्ड भी उससे डरती है। लेकिन जिस बात की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि उसे मुझे अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने मुझसे पूछा कि बिना किसी गिल्ड में शामिल हुए फ्रीलांस काम करन ए के बारे में मेरा क्या ख्याल है। उसने कहा कि यानुंग हाय ने मुझे ज्यादा से ज्यादा जूनियर पोजीशन ही ऑफर की होगी। ये सुनते ही मैंने मेज पर हाथ मार दिया। सिर्फ जूनियर पोजीशन? तो फिर पार्टनर हंटर क्या होता है? तब उसने मुझे पूरा समझाया। गिल्ड हंटर्स आमतौर पर 3 लेवल में बंटे होते हैं, जूनियर, सीनियर और पार्टनर। जूनियर और सीनियर पार्टनर हंटर की टीम के अंदर काम करते हैं और उन्हें फिक्स्ड सैलरी मिलती है। वही पार्टनर हंटर सैलरी नहीं लेते, बल्कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, बिल्कुल बिजनेस ओनर की तरह। ये बिल्कुल किसी लॉ फर्म जैसा लग रहा था। उसने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। हंटर गिल्ड्स बनाने वाले लोगों ने उन्हें लॉ फर्म्स को देखकर ही बनाया था। उसके हिसाब से मेरे लिए जूनियर बनकर धीरे धीरे पार्टनर बनने का कोई मतलब नहीं था। मुझे उसकी बात समझ आ गई। अगर मैं अपनी अच्छी रेपुटेशन बना लूं और ऐसे रिजल्ट्स दूं कि सबका ध्यान मेरी तरफ जाए, तो गिल्ड्स खुद मुझे ढूंढते हुए आएंगी। ये सुनकर वो काफी खुश दिखाई दी, लेकिन मुझे एक बात अब भी समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार मुझे कैंडी क्यों दे रही थी? मैंने उससे कहा कि मेरे पास न कोई कनेक्शन है और न कोई रिसोर्स। ऐसे में अपने दम पर अच्छे कमीशंस मिलना लगभग नामुमकिन है। उसने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी मदद बिल्कुल फ्री में की थी। फिर भी मुझे यकीन नहीं हुआ। उसने अपना फाइल बैग खोला और कहा कि एक दिन जब मेरा नाम हो जाएगा और हर गिल्ड मुझे रिक्रूट करने की कोशिश करेगी, तब उसे सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे याद रहे। कभी एक औरत थी जिसने मेरी मदद की थी। उसने कहा कि इसे मैं उस पर एक एहसान समझ सकता हूँ। इतना कहते हुए उसने फाइल बैग मेरी तरफ सरका दिया और पूछा कि क्या मैं इसे देखना चाहूंगा। मैंने बैग खोला। उसके अंदर इंचन सिटी हॉल का 2 साल पुराना कमीशन रखा था। ग्याडोंग आइलैंड पर एक कोरोजन रिफ्ट को साफ करने की पहले कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही थी और वहाँ एक पूरा कोरोजन जोन बन गया था। मुझे लगा था कि इस मिशन में पूरा कोरोजन जोन साफ करना होगा, लेकिन रिक्वेस्ट कुछ और ही थी। उसमें लिखा था कि ग्याडोंग आइलैंड पर पेट्रोल करनी है। जहाँ भी कोई नया कोरोजन रिफ्ट बने उसे तुरंत ढूंढकर खत्म करना है। ये मिशन 1 महीने बाद शुरू होने वाला था। उसने कहा कि मुझे पहले ही 5 मिलियन मिलेंगे और अगर मिशन सफल रहा तो ऊपर से 15 मिलियन और दिए जाएंगे। मैंने फाइल वापस मेज पर रख दी। ये काम इतना खतरनाक था कि इसमें मेरी जान भी जा सकती थी, लेकिन इसके मुकाबले पैसे बिल्कुल भी काफी नहीं थे। ये सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, अगर
अगर तुम्हें लगता है कि ये कम है तो जवाब बहुत आसान है, स्ट्रॉन्ग बनो, फेमस बनो, फिर पैसे अपने आप आने लगेंगे, चाहे तुम्हारी जेब पहले से भरी हुई क्यों न हो। लेकिन अभी मुझे सिर्फ हाँ या ना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, अगर बात ऐसी है तो मैं ये मिशन लेता हूँ। आधे घंटे बाद ली सून किसी से फोन पर मेरी जानकारी दे रही थी। उसने बताया कि मेरा बैकग्राउंड एक सिविलियन का है, मैंने किसी तरह की प्रॉपर वेपन ट्रेनिंग नहीं ली और मैंडेटरी टूर्नामेंट में भी बिना किसी वेपन के हिस्सा लिया था। दूसरी तरफ से मेरी इवैल्यूएशन ठीक ठाक बताई गई। ये सुनकर ली सून जोर से हंस पड़ी और बोली कि सिर्फ इवैल्यूएशन देखकर मेरी असली ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मैं उससे पूरे 4 घंटे तक लगातार लड़ता रहा था। दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पूरी लड़ाई में मुझ पर रहम किया हो। ली सून हल्का सा हंसी और बोली कि उसे इस काम का 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो ऐसी जगहों से जिंदा लौट चुकी है जिन्हें लोग नरक कहते हैं, फिर भी उसे मेरे साथ पूरे 4 घंटे तक आमने सामने लड़ना पड़ा था। उसी वक्त उसके मन में एक ख्याल आया, अगर उसे दोबारा भी मौका मिले तो शायद उसे मेरे जैसा इंसान फिर कभी न मिले। दूसरी तरफ वाला आदमी फिर भी थोड़ा परेशान था। उसने कहा कि ये मिशन किसी एक्सपीरियंस्ड हंटर के लिए बनाया गया है। उसने पूछा कि क्या मेरी स्किल होने के बावजूद मैं वेटरन्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाऊंगा। ली सू ने कहा कि इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड हंटर का इंतजाम कर दिया है जो पूरे मिशन के दौरान मेरे साथ रहेगा। उसने फिर पूछा, अगर ये आगे चलकर तुम्हारे लेवल तक पहुंच गया तो? ली सून ने बिना झिझक जवाब दिया, शायद ये बात सुनने में बुरी लगे, लेकिन अगर ये कभी मेरे लेवल तक पहुंच गया तो शायद बॉस भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मिशन शुरू होने से 1 महीने पहले मेरे अपार्टमेंट पर एक पार्सल आया। उसके अंदर एक स्पेयर और एक एलिक्सर था। एलिक्सर इमरजेंसी में यूज होने वाली कॉन्डेंस्ड मना की दवा थी, जो हवा से मना खींचकर बॉडी में स्टोर करने की लंबी प्रोसेस को बहुत तेज कर देती थी। लेकिन मेरा तरीका सबसे अलग था। मैं मना को बॉडी में स्टोर नहीं करता था, बल्कि सीधे एटमॉस्फेयर से खींचकर उसी वक्त यूज करता था। इससे स्टोरेज लिमिट की कोई परेशानी नहीं होती थी और हर बार मना गुजरने पर मेरे चैनल्स और भी स्ट्रॉन्ग होते जाते थे। कमी सिर्फ इतनी थी कि चैनल्स पूरी तरह डेवलप होने तक मैं एक बार में बहुत कम मना यूज कर सकता था। फिर भी समय कम होने की वजह से मैंने एलिक्सर का थोड़ा यूज किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि 1 महीने की ट्रेनिंग में ये नई बॉडी काफी इंप्रूव हो जाएगी। प्रेजेंट में लौटते ही सभी हंटर्स आइडेंटिटी वेरीफाई कराने के लिए लाइन में खड़े थे। वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि मुझे स्क्वाड 8 में रखा गया है। मैं बाकी मेंबर्स के साथ जाकर खड़ा हो गया। तभी सॉम मेरे पास आई। उसके कंधे पर लंबा स्कार साफ दिख रहा था। उसने कहा कि हमें इस मिशन में साथ काम करना चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हूँ और वो मुझसे कुछ सीखना चाहती है। मैंने मजाक में कहा, इतना शर्म आ रही है कि लग रहा है मेरा कंधा ही निकल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह उसे मजाक समझ नहीं आया और उसने गंभीरता से पूछ लिया कि क्या मेरा कंधा सच में अपनी जगह से निकल जाता है। उसकी बात सुनकर मुझे वही पुराना मैच याद आ गया, जब उसने मेरी बात को सच मान लिया था। थोड़ी देर बाद ऑफिशियल ने मिशन की ब्रीफिंग शुरू की। नए हंटर्स को देखते हुए उसने सबसे पहले बेसिक समझाए। कोरोजन रिफ्ट को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और अनक्लासिफाइड में बांटा जाता है, जिसमें क्लास एक सबसे खतरनाक होता है। किसी इलाके का पहला रिफ्ट अल्फा रिफ्ट कहलाता है। इस आइलैंड का अल्फा रिफ्ट उत्तर वाले चर्च में था और फिलहाल अनक्लासिफाइड माना गया था। सभी को चेतावनी दी गई कि कोरोजन समय के साथ और भी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, इसलिए कोई भी अल्फा रिफ्ट के पास नहीं जाएगा। हमारा काम सिर्फ आसपास पेट्रोल करना, नए बनने वाले रिफ्ट्स को ढूंढना और वही खत्म करना था। स्क्वाड का एक मेंबर ये सुनकर हैरान रह गया कि उसे एक रूकी ई के साथ एलिमिनेशन मिशन पर भेजा जा रहा है। देखते ही देखते पूरी स्क्वाड मुझे सिर्फ एक नया हंटर समझने लगी। निकलने से पहले बताया गया कि समुद्र के बाहर बना कंट्रोल रूम पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर वहीं से सपोर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद हमें मिशन पर रवाना कर दिया गया। आइलैंड पर पहुंचते ही एक्सपीरियंस्ड हंटर्स प्लान बनाने लगे, लेकिन मैंने बीच में बोलकर कहा कि हमें अपना बेस हक्सा टेम्पल में बनाना चाहिए और मैप पर उसकी लोकेशन भी दिखा दी। वेटरन्स को एक रुकी का सलाह देना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने पूछा टेम्पल ही क्यों, तो मैंने समझाया कि वहाँ की चोटी से पूरा टारगेट एरिया साफ दिखाई देता है और पुरानी टेम्पल बिल्डिंग अब भी सही हालत में है, इसलिए रहने की जगह भी मिल जाएगी। लेकिन मेरी बात सुनते ही वो लोग भड़क गए। वो लोग तुरंत चिल्लाने लगे कि रहने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं। उनमें से एक ने पूछा, अगर बेवजह पहाड़ पर चढ़ने के बाद हम चारों तरफ से घिर गए तो क्या करेंगे। मैंने उन्हें याद दिलाया कि हम हजारों एनिमी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए चारों तरफ से घिर जाने की बात कोई असली परेशानी नहीं थी। लेकिन मैंने जितना भी समझाने की कोशिश की, उन्होंने साफ कह दिया कि वो मेरे जैसे इनएक्सपीरियंस्ड इंसान की बात
बिल्कुल नहीं मानेंगे। तभी मुझे समझ आया कि बेवकूफ लोग सिर्फ दूसरी दुनिया में ही नहीं, अर्थ पर भी होते हैं। जब उन्हें मेरे साथ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो मैंने कहा कि फिर हम अलग अलग चलते हैं। मैं टेम्पल की तरफ निकल गया और हाँ, सौ भी मेरे पीछे पीछे आ गई। हैरानी की बात यह थी कि पहले वाला पीले बालों वाला लड़का भी हमारे साथ आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों आया है। मैंने उसे आवाज देकर पूछा, किम निंजा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? उसने थोड़ा अकड़ते हुए कहा कि वो सिर्फ हम रुकीज पर नजर रखने आया है। मैंने उसका शुक्रिया कहा। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई। इस स्क्वाड में कम से कम एक तो अच्छा इंसान था। अचानक मैं वहीं रुक गया और बाकी दोनों को भी रुकने के लिए कहा। मैंने उन्हें चुप रहने को कहा और किम निंजा को अपने साथ छिपकर आगे देखने को कहा। सामने का रास्ता मॉन्स्टर से भरा पड़ा था। मेरी गिनती के हिसाब से वहाँ कम से कम 50 मॉन्स्टर्स थे। मैंने कहा कि हमें दूसरा रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। फिर मैंने किम निंजा से पूछा कि उसकी यूनिक स्किल क्या है। मेरा सवाल सुनकर वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं सच में 50 मॉन्स्टर से लड़ने की सोच रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, हंटर बनने का मतलब मॉन्स्टर से लड़ना ही तो है ना? उसने बताया कि उसकी स्किल फायर बेस्ड है। जब मैंने पूछा कि उसे सबसे ज्यादा किस स्किल पर भरोसा है तो उसने कहा फायरबॉल। मैंने कहा बस वही काफी है। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे सिग्नल का इंतजार करे और उसके बाद अटैक शुरू करे। उसने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि ये प्लान बहुत बेवकूफी वाला है। हम सिर्फ 3 लोग हैं और सामने 50 मॉन्स्टर्स खड़े हैं। उसके हिसाब से सही तरीका ये था कि बाकी हंटर्स को रेडियो करके बुलाया जाए। मैंने साफ कहा कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। हम टेम्पल की तरफ से सीधे आए थे, लेकिन बाकी हंटर्स अभी भी कोस्ट के आसपास सर्च कर रहे थे। अगर इंतजार करते करते मॉन्स्टर्स इधर उधर फैल गए तो वो बाकी हंटर्स के लिए और बड़ी परेशानी बन जाएंगे। अंदर ही अंदर किम निंजा भी जानता था कि मेरी बात सही है। ऊपर से बाकी हंटर्स भी शायद हमारी मदद के लिए जल्दी नहीं आते, क्योंकि सुबह ही हमारे बीच बहस हो चुकी थी। मैंने कहा कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हमें इन मॉन्स्टर्स को खुद खत्म करना होगा। हालात हमारे खिलाफ थे, फिर भी मैंने कहा कि सरप्राइज अटैक ही सबसे सही रहेगा। समय कम था, इसलिए मैंने रेत पर ही पूरा प्लान बना